पूरे पूरे आधे अधूरे। मैं उनकी हरकतें देखकर दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गया था। कमरे में कोई कश्मीरी लोकगीत गूंज रहा था जिसके बोल समझना मेरे लिए मुश्किल था, पर गायिका शमीमा आज़ाद की आवाज़ मैं पहचान सकता था, जो इतनी मधुर थी कि किसी कबाड़ से खरीद कर और मरम्मत करवाकर इस्तेमाल किए जा रहे टेप रिकॉर्डर की खर खर के बावजूद अपने में डुबो रही थी। सामने की दीवार पर एक पेंटिंग टंगी हुई थी जिसमें सरसब्ज पहाड़ियों में चरती हुई भेड़ों के झुंड, गड़रिये को पानी पिलाती हुई एक महिला और एक शिशु को अपने वक्ष से दूध पिलाती एक दूसरी महिला दिखाई दे रही थी। फर्श पर एक पुराना सस्ता कश्मीरी कालीन, किनारे पर करीने से समेट कर रखे गए चाय के कुछ बर्तन और उनके पीछे कुछ छोटे मोटे गट्ठर। उनमें जरूर कबाड़ भरा होगा, मैंने सोचा और अपने में मस्त दोनों भाइयों की ओर देखने लगा। दोनों एक दूसरे से इस तरह चिपके हुए थे कि अगर कोई अनजाना व्यक्ति देखता तो यही समझता कि एक जिस्म है जिसके दो सर हो गए हैं, दोनों सरों के नीचे एक एक चेहरा, कुल जमा 4 जोड़ी आंखें, 2 नाक, 2 मुंह, दोनों ही चेहरों पर हल्की दाढ़ी। बस फर्क इतना कि एक दाढ़ी मेहंदी में रंगी हुई और एक काली। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए गाने की धुन पर नाचने के प्रयास में मगन थे। दोनों की बैसाखियां उनके दाएं और बाएं झूल रही थीं। परवेज रसूल को तो बैसाखियों की मश्क थी, पर गुलाम रसूल को अभी आदत नहीं पड़ी थी। वो बीच बीच में लड़खड़ा जा रहा था। मैंने अपना कैमरा हाथ में ले लिया और अगली बार गुलाम जैसे ही लड़खड़ाया कि क्लिक। कैमरे की क्लिक और फ्लैश ने उन्हें वापस इस दुनिया में पहुंचा दिया। मुझे कैमरे से लैस देख वे इस कदर बदहवास हुए कि दोनों की बैसाखियां उनके कंधों से अलग हो गईं और दोनों एक साथ धड़ाम से जमीन पर आ रहे। शुक्र था कालीन कुछ मोटा था और शायद उन्हें ऐसे गिरने की आदत थी, कोई अप्रिय दृश्य पैदा नहीं हुआ। मैं हंसते हुए कमरे में दाखिल हुआ और सामने पड़ी टीन टांग की एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने उन्हें उठाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि गिरने के बाद दोनों हंसी से लोट। माफ़ कीजिए, ये दुनिया में जितने लोग होते हैं सब लोग इसी वक्त फ़ोन करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो बीच में एक व्यवधान आया। मैं फिर से एक पंक्ति पहले से पढ़ता हूँ। शुक्र था कालीन कुछ मोटा था और शायद उन्हें ऐसे गिरने की आदत थी, कोई अप्रिय दृश्य पैदा नहीं हुआ। मैं हंसते हुए कमरे में दाखिल हुआ और सामने पड़ी टीन टांग की एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने उन्हें उठाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि गिरने के बाद दोनों हंसी से लोटपोट हो रहे थे। उनके इस मजाकिया स्वभाव से मैं परिचित था। वे ऐसे ही थे, एकदम मस्त। हंसी खत्म कर वे एक दूसरे का सहारा लेकर उठे। परवेज कमरे के एक किनारे स्थित छोटे से किचन की ओर बढ़ गया। मैं उसका इरादा समझ चुका था। वो मेरे लिए नून चाय बनाने जा रहा था। गुलाम कालीन के कोनों को, जो उनके नाचने की वजह से थोड़े थोड़े मुड़ गए थे, ठीक करने लगा। मैं उन दोनों को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों को ही मेरी इस तरह की कोई दखलंदाजी पसंद नहीं थी और वे इसे अपनी मेहमान नवाजी के खिलाफ भी मानते थे। अजीब मजाक हुआ था उनके साथ। एक का कमर के नीचे का पूरा दायां हिस्सा बेकार था तो दूसरे का पूरा बायां। जब मैं उनसे मिला था तो उनकी कहानी जानने की 1000 कोशिश कर चुका था। वे बहुत खुश असलूबी से पेश आते, बढ़िया नून चाय पिलाते, कभी कभी खुद की बनाई हुई कश्मीरी गोश्त खिलाते, पर जैसे ही मैं उनके ज़िंदगी के बारे में कोई सवाल करता वे मुझे ऐसी डरी और निश्चल निगाह से देखते कि उसके आगे के सारे प्रश्न मेरे दिमाग में ही कहीं उलझ कर रह जाते। पिछले लगभग 2 सालों की अपनी मुलाकात में मैंने उनके दिलों में कुछ जगह बना ली थी और इसलिए आज फैसला करके आया था कि बिना उनकी ज़िंदगी के बारे में जाने मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। परवेज, मैंने नून चाय की तैयारी कर रहे परवेज को बहुत आहिस्ते से आवाज़ दी। जी भाईजान। पता नहीं दोनों मुझे भाईजान क्यों कहते थे।
जबकि मैं उनसे उम्र में छोटा था। आज मैं तुम्हारी बनाई हुई चाय नहीं पीऊँगा। क्यों? बंदे से क्या गुस्ताखी हो गई? मैंने अपना ये हाथ ठीक से धो लिया है। उसने मुस्कुराते हुए अपना दायां हाथ दिखाया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुमने हाथ धोया है या नहीं। फिर बस कह दिया ना कि नहीं पीनी। मैंने अपनी योजना पर अमल करते हुए कुछ गुस्से से कहा। चलो कोई बात नहीं। उसने गुलाम को आवाज़ देते हुए कहा, ओए गुलामे, तू बना दे। मेरे हाथ की चाय न पीने की कसम खा रखी है भाईजान ने। उसके लहजे में इतना भोलापन और नाटकीयता थी कि मैं और गुलाम हंसे बिना न रह सके। देखो, चाय चाहे तुम बनाओ या गुलाम, मैंने फैसला किया है कि मैं अब तुम दोनों के यहाँ कुछ भी नहीं खाऊं पीऊँगा, क्योंकि मैंने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्यों? दोनों भाइयों ने बेक वक्त सवाल किया था। क्योंकि तुम दोनों मुझे अपना तो मानते नहीं हो। मैंने पासा फेंका। यद्यप मैं डर भी रहा था कि शायद वे मेरे पासे में न आए। कश्मीरियों के बारे में आम राय तो यही है कि वे जितने भोले दिखते हैं उतने होते नहीं। ऐसा आपको क्यों लगता है भाईजान? गुलाम ने पूछा। क्योंकि मैं जब भी तुमसे कोई सवाल पूछता हूं, तुम दोनों चुप हो जाते हो। आप यही जानना चाहते हो ना कि हम दोनों की ये हालत कैसे हुई? यही नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी की दास्तान सुनना चाहता हूं। जिंदगी की दास्तान तो बहुत छोटी सी है भाईजान, पर ये जो हमारी हालत हुई है, इसकी दास्तान बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी और इतनी दर्दनाक कि कई जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, पर यह ना दास्तान मुकम्मल होगी, न वह दर्द खत्म होगा। परवेज की आवाज़ कहीं बहुत दूर से आती लग रही थी। आपको लगता होगा कि हम अपनी कहानी आपको नहीं बताना चाहते, पर असल में हम उस दर्द से फिर से गुजरना नहीं चाहते। हम दोनों ने फैसला किया है कि हम अपनी बाकी ज़िंदगी हंसते गाते ही बिताएंगे। माजी का कोई मातम नहीं, किसी दर्द को फिर से दोहराना नहीं, सिर्फ मुस्तकबिल को किसी तरह से काट देना है। परवेज, दर्द को बांटना और दर्द को याद करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं तुम लोगों से दर्द बांटने के लिए कह रहा हूँ, दर्द को याद करने के लिए नहीं। आप नहीं भी कहते तो भी हम महसूस कर रहे हैं कि किसी न किसी दिन ये दर्द आपसे बांटना ही पड़ेगा। तो आज ही सही, पर पहले आपको हमारी चाय पीनी पड़ेगी। पता नहीं परवेज की मुस्कुराहट में क्या था, मैं अंदर तक लरझ गया। ये कहानी बीच में डायलॉग है, फिर फ्लैशबैक में जाती है। कश्मीर के खूबसूरत वादियों में बारामूला के नज़दीक एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव। साधारण से लोग अपने में मस्त, दुनिया से कटे हुए पर दीन से नहीं। अपनी खेतों और बगीचों में काम करते हैं, जंगल से लकड़ियां लाते हैं, छोटी सी बेछत की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, और जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो सीधे अल्लाह मियाँ से जुड़ जाते हैं, क्योंकि मस्जिद की छत तो है नहीं। ज़मीन से आसमान तक कोई रोक टोक नहीं। औरतें और लड़कियां अपने अपने घरों और घर के मर्दों का ख्याल रखती हैं, खेतों और बगीचों में उन्हें खाना पहुंचाती हैं, गांव की तलहटी में जाकर वहां बहने वाले ताजे पानी के नाले से पानी भर कर लाती हैं, मवेशियों को दाना पानी देती हैं, और जब ज़्यादा खुश होती हैं तो आपस में मिलकर नाचती गाती हैं। कुल मिलाकर एक खुशहाल ज़िंदगी है, पर इंसानों की खुशहाली उसके खुदा को कब मंजूर होने लगी? और जब खुदा को मंजूर नहीं तो ज़मीनों पर उसकी नुमाइंदगी कर रही सरकारों और दूसरे लोगों को कैसे मंजूर होगी? खुदा तो कहता है कि मैं तुम्हें मुसीबतों में इसलिए डालता हूँ कि तुम्हारा इम्तहान ले सकूँ, और ये तो खुदा के नुमाइंदे हैं, इम्तहान लेने का तो उनको हक है। तो कई बातों की एक बात यह है कि इस खुशहाल गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। पैसे से किसान और पैसे से गरीब उस परिवार को जी तोड़ मेहनत के बाद जो भी मिलता उसे अल्लाह का शुक्र अदा कर खाते,
पहनते और खा पहनकर मर्द बिना छत वाली मस्जिद में नमाज अदा करता, औरत घर के अंदर मुसल्ला बिछाकर अपने रब का शुक्र अदा करती और बच्चे घर से मस्जिद तक अपने खेल में मस्त रहते। मर्द का नाम था मुश्ताक मोहम्मद, औरत थी इसरा और तीनों बच्चे, सबसे बड़ी रुकैया, फिर जुड़वा गुलाम रसूल और परवेज़ रसूल। जुड़वा होने के बावजूद गुलाम परवेज़ से 15 मिनट बड़ा था। तो बात तब की है जबकि रुकैया 8 साल की थी और गुलाम और परवेज़ 5-5 साल के। सर्दियों के बाद का मौसम बहार था। बादाम के पेड़ जामुनी और किरमिजी रंग के फूलों से लद चुके थे और चारों ओर जन्नत का नज़ारा पेश कर रहे थे। घाटियों को रंग बिरंगे फूलों ने अपने रंगों से ढक लिया था। पूरे कश्मीर में सैलानी इस तरह से फैले हुए थे जैसे वही यहाँ के मूल निवासी हों। ऐसे में एक दिन का सूरज न सिर्फ इस परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए आफत की तरह नमूदार हुआ। जब बूटों की आवाज़ घाटी से ऊपर आकर गांव के चारों ओर फैलने लगी, उस वक्त दूसरे गांव वालों की तरह मुश्ताक अपने बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा था। इसरा घर के अंदर 2 दिन बाद आने वाले अपने भाई और भाभी से मिलने की खुशी में कोई गीत गा रही थी और घर की साफ सफाई में जुटी हुई थी। स्कूल बंद था, सो तीनों बच्चे अपने अपने खेलों में मस्त थे। बूटों से उठने वाली आवाज़ ने अचानक ही पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया। गांव वालों के लिए यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी, वे इसके आदी थे। ये बूट दुश्मनों की टोह लेने के बहाने गाहे बगाहे गांव में घुस ही आते थे और जब दुश्मन के नाम पर कुछ नहीं मिलता था तो गांव के कुछ लोगों के यहाँ दावत वावत करके चले जाते थे। कभी कभी किसी को पकड़ भी ले जाते और अक्सर तो वो 2-4 दिन में लौट ही आते थे। पर 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि गया हुआ व्यक्ति कभी वापस नहीं आया। ये बूट जब भी गांव में आते, गांव वालों की सांसें अधर में टंग जाती कि न जाने अब किसकी शामत आ जाए। पर इस बार के बूटों को देखकर गांव वाले सिहर उठे थे। उनकी थप थप बता रही थी कि आज कुछ अनहोनी होगी। ये बूट इससे पहले इतनी संख्या में कभी नहीं आए थे। बूटों की कार्रवाई शुरू हुई। एक एक को घर से बाहर निकालकर एक गोल घेरे में संगीनों के साए में इकट्ठा कर दिया गया। संगीनें तनी हुई थीं, लोग सिकुड़े हुए थे। एक एक घर की पूरी तसल्ली से तलाशी ली गई और फिर मर्दों और छोटे बच्चों को घेरे से निकाल कुछ बूटों के साथ नीचे सड़क पर और फिर वहां से एक ट्रक में भरकर छावनी के अंदर पहुंचा दिया गया। मर्द चिल्लाते रहे, बच्चे बिलखते रहे, औरतें दुहाई देती रहीं, पर सब बेअसर। ले जाते वक्त रुकैया किसी तरह से एक बूट के हाथों से छूटकर इसरा से लिपट गई थी। वह बूट उसको पकड़ने के लिए जब दोबारा उसकी ओर लपका तो एक ऑफिसर से लगने वाले बूट ने उसे मना कर दिया। उस ऑफिसर नुमा बूट की आंखों में रुकैया को देखकर कुछ अजीब सा उभर आया था। और फिर 3 दिन बाद जब मर्द और बच्चे भूखे प्यासे अपने अपने घरों को लौटे तो सब कुछ लुट चुका था। घरों का सारा सामान बिखरा पड़ा था। औरतें जहां तहां निडाल पड़ी हुई थीं, चुप, बिल्कुल चुप। गुलाम और परवेज ने जब मुश्ताक के साथ घर में प्रवेश किया तो दौड़कर अपनी मां से लिपट नहीं सके। वे अपनी बहन रुकैया को भी आवाज नहीं दे सके। वे बस चुपचाप अपनी मां को देखे जा रहे थे। मुश्ताक भी चुपचाप बस अपने घर की दीवारों को घूर रहा था। इसरा लगभग अधनंगी हालत में एक टूटी हुई चारपाई पर लेटी हुई थी और चुपचाप खला में घूरे जा रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। हाथ और पैरों पर खरोंच के निशान साफ दिखाई पड़ रहे थे, जिनसे खून बह बहकर काले निशान के रूप में जमा हो गया था। अचानक वो उठी और गुलाम और परवेज को लगभग भींचते हुए जोर जोर से रोने लगी। और ठीक उसी वक्त सारे गांव की औरतों ने, जैसे वे इसरा के रोने का इंतजार कर रही हों, एक साथ अपने अपने बच्चों, पतियों और घर के दूसरों मर्दों से लिपटकर रोना शुरू कर दिया। उनके रोने की आवाज़ ने पूरे गांव को शोक की एक चादर से ढक दिया। बादाम के पेड़ों से
सारे जामुनी और किरमिजी रंग के फूल झड़ गए और उदासी रंग के फूलों ने उनकी जगह ले ली। गिलहरियाँ जो पेड़ों पर बादाम की फसलों का इंतजार करते हुए खुशी से नाच रही थीं, न जाने कहाँ छुप गईं। कुछ देर बाद इसरा का रोना जब सुबकियों में बदल गया तो मुश्ताक को रुकैया का ख्याल आया। वो पिछले 3 दिनों से सबसे ज़्यादा रुकैया के बारे में सोच रहा था। घाटियों में उगने वाले फूलों से भी कोमल अपनी बेटी रुकैया के बारे में। गांव के और मर्दों के साथ उसको भी अंदाजा हो चुका था कि ये बूट अब क्या करने वाले हैं, पर वो मजबूर था। वो मर कर भी अपने गांव नहीं पहुंच सकता था। चाह कर भी रुकैया और इसरा को उन जालिमों के चंगुल से नहीं बचा सकता था। वो खुद उन जालिम बूटों के सख्त पहरे में था। उसने अपने बेछत वाले अल्लाह को याद किया और मन ही मन मन्नत भी मांगी कि उसके रुकैया और इसरा को कुछ न हो। वो वापस जाकर चाहे जैसे भी हो मस्जिद की छत तैयार करवाएगा। पर न जाने क्यों उसको अपनी ही मन्नत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे न जाने क्यों ऐसा लगने लगा था कि उसने अल्लाह को उन बूटों के साथ ही देखा था, और जब वो ऑफिसर नुमा बूट उसकी बेटी को घूर रहा था तो अल्लाह कहीं आसपास ही मुस्कुरा रहा था। और 3 दिनों के बाद जब बूटों ने उनको घर जाने की आज़ादी दी थी माफ़ कीजिए, और 3 दिनों के बाद जब बूटों ने उनको घर जाने की आज़ादी दी थी, गांव के सब मर्दों के साथ साथ मुश्ताक भी तीर की तरह अपने गांव की ओर भागा। गरचे गुलाम और परवेज की उंगलियां पकड़े होने और 3 दिन से लगभग कुछ न खा पाने की वजह से वह दौड़ नहीं सकता था। और वही क्या, सारे गांव वालों की हालत ऐसी ही थी। फिर भी जितनी तेजी से हो सका वे पहाड़ों पर चढ़े, तंग घाटियों में उतरे, पत्थरों से टकराए, झाड़ियों में उलझे और अपने गांव की सीमा पर आकर चुपचाप खड़े हो गए। सामने गांव की एक दूसरे से दूर खड़े हुए मकान दिखाई दे रहे थे। बादाम के पेड़ भी दिख रहे थे। घरों के सामने फूलों की क्यारियां भी दिख रही थीं। मकानों से लगी हुई वे सीढ़ियां भी दिख रही थीं, जिन पर जब वे अपनी खेतों और बगीचों से लौटते थे तो उनकी औरतें उनका इंतजार करते हुए खड़ी रहती थीं। पर अब सब के सब उसी गांव की सीमा पर खड़े थे, चुपचाप। गांव का उजाड़पन और खामोशी उन्हें डरा रही थी। वे गांव में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में मुश्ताक को बेछत वाली मस्जिद की सफ़ेद दीवार दिखाई दी और साथ ही अल्लाह का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी याद आया। उसने तेज आवाज़ में न जाने किसे एक गंदी गाली दी और गुलाम और परवेज का हाथ पकड़े तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर और इसरा की हालत और फिर इसरा के रोने ने उसे बदहवास कर दिया था। पर जब इसरा की हिचकियां सुबकियों में बदल गईं तो उसे रुकैया का ख्याल फिर से आया। रुकैया, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। इसरा अब भी अपने दोनों बच्चों को अपने से चिमटाए हुए रोए जा रही थी। उसने बहुत मुश्किल से सामने वाले कमरे की तरफ इशारा किया। मुश्ताक तड़प कर सामने वाले कमरे की ओर बढ़ा। रुकैया जमीन पर पड़ी हुई थी। जिस्म पर कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था। पूरे जिस्म पर जगह जगह लगी हुई मिट्टी पर खून बह बहकर जम गया था। आंखें दर्द और खौफ से बाहर की तरफ फटी पड़ी थीं। जमीन की पोली मिट्टी कई जगह से उखड़ गई थी। कई सालों बाद एक दिन रोते हुए इसरा ने बताया कि वो मरने से पहले बहुत तड़पी थी। इसरा ने जब उसको गोद में उठाने की कोशिश की थी तो वह तड़प कर गोद से बाहर चली गई थी। उसके तड़पने से ही जमीन की मिट्टी अपनी जगह से उखड़ उखड़ गई थी। मुश्ताक ने कुछ नहीं किया, न रोया न चिल्लाया। उसने एक नज़र रुकैया की बेजान जिस्म पर डाली, घर के कोने में रखा अपना बेलचा और कुदाल उठाया और बेछत वाली मस्जिद के आंगन में पहुंच उसे खोदने लगा। गांव के कुछ लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देखा, पर किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। गांव के 5 घरों में मौत हुई थी
उसमें 8 साल की रुकैया से लेकर 60 साल की आमीना भी तक थीं और पांचों को गांव वालों ने उस बेछत की मस्जिद में दफन कर दिया। न कोई नमाज जनाजा पढ़ी गई, न कोई फातिहा। मुश्ताक को लगा था कि उसने रुकैया को नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए अल्लाह को उस बेछत वाली मस्जिद में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है। उसने अब भी रुक्का याद आती है कभी कभी, हम दोनों को गोद में बैठा कहानियां सुनाती हुई, पर अब उसका चेहरा याद नहीं आता। परवेज की आंखों के आंसू ने पूरे कमरे को नम कर दिया था। उसने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली थीं और हम सबके कपों में चाय डालने लगा था। वह जरूर माँ की तरह रही होगी। गुलाम की आवाज़ किसी दूसरी दुनिया से आती लग रही थी। मैंने अपना एक हाथ गुलाम के कंधे पर रख दिया, एक शर्मिंदगी से भरा हाथ, यह कहानी सुनने के बाद भी जिंदा रह जाने की शर्मिंदगी से भरा हाथ। मुझ में आगे सुनने की हिम्मत नहीं थी, पर यह डर भी था कि अगर आज नहीं सुन सका तो शायद फिर कभी नहीं सुन पाऊंगा। दोनों भाइयों को यादों की इस भयानक कोठरी में ढकेलने के लिए बार बार हिम्मत भी नहीं कर सकता, पर अब बात को आगे बढ़ाने के लिए कहने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। लगा गुलाम ने मेरे मन की बात पढ़ ली थी। वो बोला, भाईजान चाय ख़त्म कीजिए तो हम आगे बढ़ें। अब बात निकल ही आई है तो आप सुन ही लीजिए। यूं आधा दर्द बांट कर क्या होगा। और हम कपों में बची हुई आधी चाय खत्म करने लगे। उस भयानक घटना की लोकल राजनीति में क्या प्रतिक्रिया हुई यह दोनों भाइयों को नहीं मालूम। 5 साल की मासूम उम्र, वे तो ठीक से समझ भी नहीं पाए थे कि आखिर हुआ क्या था। रुकैया को दफनाकर जब मुश्ताक वापस आया तो दोनों ने बेक वक्त सवाल किया था, रुक्का कहाँ है अब्बा? और तब पहली बार मुश्ताक रोया था। दोनों को अपने अगल बगल में समेटकर और इसरा के कंधे पर अपना सर रखकर मुश्ताक रुक्का, मेरी रुक्का कहकर और फूट फूट कर रोता रहा, यहाँ तक कि उसके रोने की ताब न लाकर सूरज ढल गया और आसमान पर सितारे उग उग कर उसके शोक में शामिल होने लगे। पर उसको दिलासा देने वाला भी कौन था? जो थे उन सब के लिए उस रात आसमान में बहुत तारे उगे थे। और ठीक तीसरे दिन कुछ सामानों की पोटली बना मुश्ताक, इसरा और दोनों बच्चे उस गांव से निकल आए थे। कई दिनों के सफ़र के बाद वे श्रीनगर पहुंचे थे। इसरा के कुछ रिश्तेदार वहां थे। उनकी मदद से मुश्ताक को एक जगह खलासी की नौकरी मिल गई। मुश्ताक और इसरा जब तक जीते रहे अपनी फूल सी नाजुक रुक्का को याद कर रोते रहे और दोनों बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के सपने देखते रहे। पर मुश्ताक उसके बाद किसी मस्जिद में नहीं गया, यहाँ तक कि ईद बकरीद के दिन भी। दोनों बच्चे होनहार थे। बड़ा गुलाम 10 साल का होते न होते कालीन बनाने की कारीगरी में माहिर होने लगा था और उसकी महारत को देखकर कालीनों के एक ताजिर ने उसे अपनी फैक्ट्री में जगह दे दी थी और जहां वह नए नए डिज़ाइन बनाना सीखता भी था और ख़ुद नए नए डिज़ाइन बनाता भी था। 15 का होते ना होते वह इस काम में अच्छा खासा मशहूर हो गया था और हालत यह हो गई कि बाहर से उसके काम की डिमांड होने लगी। गुलाम सिर्फ अपने काम में माहिर नहीं था, बिजनेस में भी होशियार था और उसकी इसी होशियारी और कारीगरी को देखकर और इस डर से कि गुलाम कहीं और न चला जाए, फैक्ट्री मालिक ने उसे अपना पार्टनर भी बना लिया था। दिन बीतते रहे, गुलाम मेहनत से अपना काम करता रहा, फैक्ट्री दिन ब दिन तरक्की करती रही और मुश्ताक और इसरा अपने गम भूल कर उसकी शादी के मंसूबे बनाने लगे। दोनों को रुकैया बेहद याद आने लगी थी और दोनों को लगता था कि शायद बहू की शक्ल में उन्हें रुकैया वापस मिल जाए। छोटे परवेज को महीन कामों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसको पढ़ने का शौक़ था और एक प्रोफेसर के बेटे से उसकी दोस्ती हो गई थी, जिसके जरिए वो अपने शौक़ को परवान चढ़ा रहा था। उसको अपने दोस्त से तालीम हासिल करने के नए नए जरिए पता चल रहे थे और एक सबसे खूबसूरत जरिए का नाम था दिल्ली।
वो दिल्ली आकर खूब पढ़ना चाहता था और पढ़ लिख कर अपने दोस्त के अब्बू की तरह एक बड़ा प्रोफेसर बनना चाहता था। वो अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आता था और उसकी कामयाबी को देखकर मुश्ताक, इसरा और गुलाम फूले नहीं समाते थे। और परवेज भी गुलाम की कामयाबी को देखकर खुश होता रहता और मन ही मन दुआ करता कि गुलामे को खूब अच्छी दुल्हन मिले जो उसे प्यार से खूब सारा खाना खिलाए। बेचारा दिन भर खटता रहता है और सूख कर कांटा हुआ जा रहा है। जिंदगी ठीक ठाक गुजरने लगी थी, दुख कुछ कम होने लगे थे। मुश्ताक और इसरा अपने पुराने गम भूलकर फिर से खुश होने लगे थे और बहुत दिनों के बाद मुश्ताक फिर से ठहाके लगाकर हंसने लगा था। फिर वही मौसम बहार के दिन थे। घाटियाँ फूलों से गुलरंग हो चुकी थीं। बादाम के पेड़ों पर जामुनी और किरमिजी रंग के फूल निकल आए थे। गिलहरियाँ बादाम की नई फसल का इंतजार करते हुए खुशी से फुदक रही थीं कि अचानक बूटों की आवाज़ ने फिर से उनके घर को घेर लिया। पर इस बार के बूटों के रंग और आवाज़ में फ़र्क था। मुश्ताक अपनी नौकरी पर, गुलाम अपनी फैक्ट्री और परवेज अपने दोस्त के प्रोफेसर बाप से मिलने जाने की तैयारी में थे। इसरा 2 दिन बाद अपने घर आने वाले एक मेहमान जिनकी बेटी के बारे में उसे पता चला था कि वो बला की खूबसूरत है और शादी की उम्र की है, की खुशी में घर की साफ सफाई कर रही थी और साथ ही बहुत दिनों के बाद एक गीत गुनगुना रही थी। बूटों की आवाज़ से चारों सिहर उठे। इससे पहले कि मुश्ताक उन बूटों से कुछ कह पाता, इससे पहले कि गुलाम बेहोश होकर गिरती हुई इसरा को संभाल पाता, इससे पहले कि परवेज कुछ समझ पाता, बूटों ने परवेज को पकड़ा और बाहर खड़ी जीप में डालकर वहां से किसी जिन्न की तरह गायब हो गए। गुलाम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपनी बेहोश होकर गिरती हुई माँ को संभाले, जीप के पीछे बदहवास होकर भागते अपने बाप को पुकारे, परवेज को कौन लोग कहाँ ले गए यह पता करे या क्या करे। थोड़ी देर में उसे होश आया। उसने अपनी माँ को नीचे लिटाया। बाहर भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी और उसमें से कुछ औरतें निकलकर इसरा के पास आ चुकी थीं। गुलाम ने इसरा को उनके हवाले किया और बाप के पीछे तेजी से भागा। इसरा तो उसी दिन दिल के दौरे में ख़त्म हो गई। मुश्ताक को जैसे लकवा मार गया था, पर गुलाम ने किसी तरह से अपनी हिम्मत बचाए रखी और आखिर 1 महीने की दौड़ धूप के बाद उसे पता चला कि परवेज पुलिस की कैद में है। परवेज के दोस्त के प्रोफेसर बाप को भी पुलिस उठा ले गई थी। उसके घर से कुछ संदिग्ध लिटरेचर मिला था और पुलिस को यकीन था कि उस प्रोफेसर के घर से मुल्क के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसमें उस प्रोफेसर के कुछ छात्र भी शामिल थे। गुलाम अपनी सारी हिम्मत एकजा करके परवेज को पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकालने के जुगत में लगा हुआ था, पर लगभग 3 महीनों तक जब वो परवेज से मिल भी नहीं सका तो उसकी हिम्मत टूटने लगी। वो कभी अपने गुमसुम बाप को देखता और कभी चूड़ियों के उन टुकड़ों को जो हार्ट अटैक से गिरते वक्त इसरा के हाथों से टूटकर बिखर गए थे और जिन्हें गुलाम ने फेंकने के बजाय सामने एक टिपाई पर रख छोड़ा था। उन टुकड़ों को देखते देखते उसे रुक्का की याद आने लगती और कुछ देर बाद माँ और रुक्का के चेहरे आपस में गड़मड़ होने लगते और थोड़ी देर बाद वे लंबे लंबे बूटों में बदल जाते और तब वो बेहद डर जाता और परवेज चिल्लाकर रोने लगता और तब उसका गुमसुम बाप एक नज़र उठाकर उसकी ओर देखता और फिर आसमान की ओर मुंह उठाकर गाली जैसा कुछ बुदबुदाने लगता। लेकिन परवेज को पुलिस से छुड़ाने के लिए गुलाम को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक सुबह जब उसने अपनी फैक्ट्री मालिक से इस सिलसिले में बात करने जाने के लिए दरवाज़ा खोला तो एक गठरी जैसी चीज़ को अपने घर के सामने पाकर वह सन्न रह गया। शहर में होने वाली इस तरह की तमाम घटनाओं ने उसे बता दिया था कि वह गठरी नुमा चीज़ क्या हो सकती है, पर फिर भी वह मन ही मन ये बुदबुदाते हुए उस गठरी तक पहुंचा कि वह ना हो, पर वही था। परवेज एक जिंदा लाश की तरह सामने पड़ा हुआ था। वो बेहोश था, इस कदर बेहोश कि दर्द से कराह भी नहीं सकता था। गुलाम ने बेहोश पड़े हुए परवेज को अपने दामन में धीरे से उठाया जैसे वो उसकी माँ हो और परवेज कोई नवजात बच्चा, और फिर वह जितनी तेजी से हो सकता था लोकल अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। मैं कुछ और चाय बनाता हूँ, गुलाम बहुत मुश्किल से बोला।
गीली हो चुकी उसकी आंखों में कोई चीज़ तैर रही थी। बेबसी, गुस्सा या कोई और चीज़, अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। शायद वह आगे की उस दास्तान को दोहराना नहीं चाहता था कि कैसे उसने परवेज की ज़िंदगी बचाई और इसके लिए उसे क्या क्या सहन करना पड़ा। कमरे में एक नमी सी फैल गई थी। कोई बोलना नहीं चाहता था। मैंने सर की जुम्बिश से चाय के लिए हामी भर दी। गुलाम चाय बनाने लगा। परवेज इस बीच चुपचाप बैठा खला में घूरता रहा, जैसे अपनी माँ और रुक्का को वहाँ देख रहा हो। इस बीच में मुझे मुश्ताक की याद आई। और तुम्हारे अब्बू परवेज? मैंने बहुत धीरे से पूछा। अब्बू? वे अब वहाँ हैं। परवेज ने खला में घुरते हुए ऊपर की तरफ इशारा किया। ओह, मुझे तो पता भी नहीं चला। नमाज जनाजा भी मुझे नसीब नहीं हुई। मैं तो तब अस्पताल में बेहोश पड़ा था। सब कुछ गुलामे को ही झेलना पड़ा था। उसकी आवाज़ खला से आती लग रही थी। उनके साथ कुछ हुआ था क्या? क्यों? अब तक जो हुआ था वह कम था क्या भाईजान? यह चाय बनाते हुए गुलाम की आवाज़ थी। मैं शर्म से कट सा गया। रुक्का की मौत ने ही उन्हें मार दिया था, पर मेरे और परवेज की वजह से वे जिंदा बने हुए थे। जब जिंदगी ढंग की होने लगी थी, उनके अंदर फिर से जीने की ख्वाहिश भी जागने लगी थी। पर परवेज की गिरफ्तारी और फिर अम्मी की मौत ने उन्हें बदहवास कर दिया। फिर भी किसी तरह वे जिंदा रहे, लेकिन परवेज की हालत ने उन्हें एकदम से ख़त्म कर दिया। वह सांस लेने के लिए रुका। मैं परवेज को लेकर सीधे अस्पताल भागा था। उन्हें खबर नहीं दी थी। होश भी कहाँ था? न जाने उन्हें कैसे खबर हुई, न जाने वे कैसे अस्पताल पहुँचे। बस मैंने उन्हें वहाँ देखा। उन्होंने एक नज़र मेरी ओर देखा और उनकी दूसरी नज़र परवेज पर पड़ी, और वही उनकी आखिरी नज़र थी। मेरी नज़रें गुलाम के हाथों में थमे हुए कप पर जम सी गई थीं। मैं कोशिश करके भी उसकी तरफ नहीं देख सका। हम तीनों धीरे धीरे नून चाय सुड़कने लगे। मैंने परवेज की आंखों से कुछ बहकर उसके कप में मिलते हुए देखा। मैंने मन ही मन न जाने किसको एक गाली दी, एक भयंकर गाली। परवेज को ठीक होने में 7 महीने लग गए। पूछताछ के दौरान उसके जिस्म पर जिस तरह से जुल्म हुए थे, उसके बदले में कमर के नीचे का उसका पूरा बायां हिस्सा बेकार हो गया था। डॉक्टरों का कहना था कि वह बच गया है। यही बहुत बड़ा करिश्मा है। इस बीच हालांकि डॉक्टर्स और गुलाम ने बहुत छुपाने की कोशिश की थी, फिर भी न जाने कैसे उसे अपनी माँ और बाप की मौत की खबर मिल चुकी थी। पर उसने देखा कि गुलामे किस तरह सिर्फ उसे सदमा न पहुँचे इस बात को ध्यान में रखकर माँ बाप की मौत की खबर उससे छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर रोक लिया और गुलाम को यह एहसास नहीं होने दिया कि उसे माँ बाप की मौत की मनहूस खबर मिल चुकी है। उसे जल्द ही यह भी पता चल गया कि उसके कमर के नीचे का पूरा बायां हिस्सा अब काम नहीं करेगा। उसने तब भी अपने आंसुओं को बहुत जब्त करके रोक लिया था। पर ठीक 7 महीने 3 दिन बाद जब उसको पहली बार बेड से नीचे उतारा गया और डॉक्टर और नर्सों ने उसे बैसाखी के सहारे चलाने की कोशिश की, तो वह गुलाम के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा, और तब गुलाम भी अपने आंसुओं पर लगाम नहीं लगा सका। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत देर तक लिपटे रहे और गमों का एक सैलाब उनकी आंखों से निकल निकल वहाँ मौजूद सभी गैर मुर्दा और मुर्दा चीज़ों को अपनी आगोश में लेता रहा। अब गुलाम का मन कारीगरी और व्यापार में नहीं लग रहा था। उसे हर पल परवेज की फिक्र खाए जा रही थी। परवेज को हर वक्त उसकी ज़रूरत थी। घर में कोई और था नहीं। बिजनेस से कमाया हुआ जो कुछ भी गुलाम के पास बचा था, उससे कहीं ज़्यादा परवेज के इलाज पर खर्च हो चुका था, और गुलाम को परवेज की पढ़ाई की भी फिक्र थी। उसे पता था कि परवेज दिल्ली जाकर खूब ऊंची पढ़ाई करना चाहता था। इसलिए एक दिन गुलाम ने चुपचाप एक फैसला कर लिया।
परवेज को जब बैसाखियों की कुछ मश्क हो गई और वह कुछ और ठीक हो गया, उसने उसे अपने फैसले के बारे में बताया और बिना उसके जवाब का इंतजार किए अपना घर, जिसे इसरा ने बहुत मेहनत से सजाया संवारा था, अपनी फैक्ट्री मालिक को सौंप कुछ ज़रूरी सामान और परवेज को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। अस्पताल में दाखिल, ये एक अलग पार्ट है। अस्पताल में दाखिल होते ही मैंने एक स्ट्रेचर देखा जिस पर एक दुबला पतला नौजवान पड़ा हुआ था, खून से लथपथ, लगभग अचेत, कपड़ों के चिथड़े उड़े हुए, लंबे लंबे बिखरे हुए बाल। पर सबसे पहले जिस चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा वह थी उसकी खून से सनी दाढ़ी। दाढ़ी? मैं धीरे से बुदबुदाया था, तो क्या मुसलमान भी? पर मुसलमान कैसे घायल? देखने में तो कश्मीरी लगता है, कहीं अब बम तो नहीं फिट कर रहा था। एक खास तरह से ट्रेंड मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया था। मैंने कैमरा टीम को इशारा किया और स्ट्रेचर की ओर दौड़ पड़ा। बाइट शुरू हो चुकी थी। मेरे दिमाग में और चैनलों से आगे रहने की एक पूरी कहानी आकार ले चुकी थी और थोड़ी ही देर में पूरा देश सुन और देख रहा था कि राजधानी में हुए बम ब्लास्ट में एक कश्मीरी युवक घायल हुआ है और पुलिस उसे संदिग्ध आतंकवादी मानकर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। पर कुछ दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि यह युवक आतंकवादी नहीं था। पुलिस से पता चला कि उसका नाम गुलाम रसूल है और वह दिल्ली में अपने भाई के साथ रहकर कबाड़ी का काम करता है और बम विस्फोट वाली जगह पर वह किसी से कबाड़ के बारे में कुछ बात करने के लिए आया था। मैंने कई बार झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर दिखाया था और कभी पछतावा नहीं हुआ था, पर पहली बार न जाने क्यों अपनी गलत रिपोर्टिंग पर पछतावा हो रहा था। मैं कई बार अस्पताल गया, पर हर बार उस नौजवान के मासूम चेहरे पर नज़र पड़ते ही एक अजीब से एहसास और डर से भरकर मैं वापस आ जाता। 1 हफ्ते हो चुके थे, वह अब ठीक होने लगा था और उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। जनरल वार्ड में शिफ्ट होने के बाद मैंने एक लड़के को देखा जो बैसाखियों के सहारे चल रहा था और उस घायल लड़के की तीमारदारी में लगा हुआ था। पता चला कि उसका नाम परवेज रसूल है और वह उसका छोटा भाई है। मैं एक अजीब सी आत्मग्लानि से भरा हुआ था जिसे परवेज की बैसाखियां और गुलाम के मासूम चेहरे और मेहंदी रंग की दाढ़ी और घनीभूत कर रही थीं। मैंने कोशिश की, पर अपने चैनल पर यह खबर चलवा पाने में असमर्थ रहा कि जिस कश्मीरी युवक के बारे में खबर चलाई गई थी कि वह संदिग्ध आतंकवादी है, वास्तव में वह आतंकवादी नहीं बल्कि एक भोला भाला कश्मीरी युवक है जिसकी दाढ़ी मेहंदी से रंगी हुई है और जिसका एक भाई है जिसके कमर के नीचे का पूरा बायां हिस्सा बेकार है और जो बैसाखियों के सहारे चलकर बम ब्लास्ट में घायल अपने बड़े भाई की हिम्मत बढ़ाता रहता है और अकेले में न जाने किसे एक भयानक गाली देता रहता है और जिसकी बैसाखियां बम ब्लास्ट की शिकार एक इमारत की खिड़कियों के बिखरे हुए शीशों की शक्ल अख्तियार कर लगातार मेरी आंखों में चुभती रहती हैं। और तब मैंने परवेज से दोस्ती करने का और दोनों भाइयों के बारे में ठीक से जानने का फैसला किया। परवेज की तरफ बढ़ाया गया दोस्ती का हाथ तो आसानी से थाम लिया गया, पर उसकी कहानी जानने के लिए मुझे महीनों इंतजार करना पड़ा। परवेज को अपने पैरों पर खड़ा होने में 7 महीने 3 दिन लगे थे। गुलामे ने 1 महीने कम वक्त लिया। इस दौरान वह लगातार अपने बिस्तर पर मौजूद अपने छोटे भाई को बैसाखियों के सहारे दौड़ भागकर अपनी खिदमत करते हुए देखता रहा। बार बार उसकी आंखों में आंसू आते, पर वह उन्हें बहुत मुश्किल से जब्त कर लेता। इस बीच उसे और परवेज को पता चल गया था कि उसके कमर के नीचे का पूरा दायां हिस्सा अब बेकार हो चुका है और परवेज की ही तरह उसे भी अपनी बाकी जिंदगी बैसाखियों के सहारे गुजारनी होगी। परवेज यह खबर सुनकर शून्य सा हो गया था, पर गुलाम ने यह खबर बड़ी हिम्मत के साथ सुनी और खबर सुनाने वाले डॉक्टर की तरफ देखकर हौले से मुस्कुरा दिया था। पर ठीक 6 महीने 3 दिन बाद जब डॉक्टर और नर्सों ने उसे बैसाखी के सहारे चलाने की कोशिश की तो वह परवेज के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा और तब परवेज भी अपने आंसुओं पर लगाम नहीं लगा सका। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत देर तक लिपटे रहे और गमों का एक सैलाब
उनकी आंखों से निकल निकल वहां मौजूद सभी गैर मुर्दा और मुर्दा चीज़ों को अपनी आगोश में लेता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा वजूद ही नकारा हो गया हो। मैं बस चुपचाप उन्हें रोते हुए देखता रहा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि उनमें से किसी एक के भी कंधे पर हाथ रख कर थोड़ी सी दिलासा दे दूं। कहानी खात्मे की ओर है। गुलाम ने जब टेप रिकॉर्डर की आवाज़ बहुत तेज़ कर दी और शमीमा आज़ाद की आवाज़ घर घर करते हुए अचानक ही बहुत तेज़ हो गई तो मैंने चौंक कर देखा। परवेज मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, एक भीगी हुई मुस्कुराहट। लगता है आप कहीं दूर जाकर खो गए थे। उसकी आवाज़ अब भी नम थी। मैंने उसे बताना चाहा कि मैं कहाँ खो गया था, पर कुछ कह नहीं पाया। मैं देख रहा था कि मेरे चैनल ने मुझे राजधानी में होने वाले गणतंत्र दिवस की कवरेज की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं अपनी कमेंट्री तिरंगे को कैमरे में फोकस करवाते हुए शुरू करता हूँ। लहराता हुआ तिरंगा कभी पूरी तरह कैमरे की गिरफ्त में आता है और कभी आधा अधूरा ही। फिर कैमरा भारत के मानचित्र को दिखाता है। पर अजीब बात है, मानचित्र भी कभी पूरी तरह कैमरे के फोकस में होता है और कभी आधा अधूरा ही। अब कैमरा भारत के अलग अलग राज्यों से होता हुआ कश्मीर तक पहुंच चुका है, पर कश्मीर भी कभी पूरा दिखता है और कभी आधा अधूरा। उस कभी कभी पूरा और कभी कभी आधे अधूरे दिखते कश्मीर के पीछे सेना और पुलिस के जवान अपने अपने करतब दिखाते चले जा रहे हैं। एक बच्ची कश्मीर के मानचित्र से बाहर निकल आई है। उसके हाथों में कई तरह के साज हैं जिन्हें वो बहुत ही जोश व खरोश के साथ बजा रही है और उसके होठों से एक सुरीला नगमा फूटकर फजा में मुंतशर हो रहा है। रुकैया? नहीं, हाँ शायद। उसके पीछे पीछे कुछ अजीब से लोग हैं। उनके हाथों में एक फतवा है, साज हराम है, मौशिकी हराम है, रक्स हराम है। टेप रिकॉर्डर से निकलने वाली मौशिकी तेज हो गई है। गुलाम और परवेज उठकर नाचने लगे हैं। नाचते नाचते वे एक दूसरे से लिपट जाते हैं। मैं उनकी ओर देखता हूँ। वे कभी पूरे पूरे दिखाई देते हैं, कभी आधे अधूरे। शुक्रिया।